संप्रभुता के सिद्धांत के अंतर्गत पिछले भाग में हमने जहां संप्रभुता के अर्थ, परिचय, परिभाषा और संप्रभुता के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना था, आज हम इस द्वितीय वीडियो के अंतर्गत संप्रभुता के अधिवास एवं जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में जानेंगे। संप्रभुता के अधिवास से आशय है कि संप्रभुता राज्य में कहाँ रहती है। यह एक विवादास्पद एवं जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि यह खोजें कि भारत में अथवा किसी अन्य राज्य में प्रभुसत्ता कहाँ है, तो क्या उसे ढूंढ निकालना आसान होगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी है, किंतु उसे महाभियोग द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री संसद का नेता है, किंतु संसद किसी भी समय अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा उसे हटा सकती है। संसद विधि बनाती है और संविधान में मनचाहा संशोधन कर सकती है, किंतु न्यायालय संविधान के विरुद्ध विधियों को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संप्रभु नहीं हैं, उन्हें भी संसद कतिपय परिस्थितियों में हटा सकती है। तो फिर संप्रभुता का अधिवास कहाँ माना जाए, यह एक विवादास्पद प्रश्न के रूप में सामने आता है और इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। संप्रभुता के अधिवास संबंधी पहला मत है कि संप्रभुता का अधिवास राजा में है। जब राजतांत्रिक व्यवस्थाएं प्रचलित थीं, तो माना जाता था कि संप्रभुता राजा में निहित है। जैसे कि फ्रांस का सम्राट लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य हूँ। वर्तमान में यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ प्रचलित है, तो कहीं संसदीय शासन व्यवस्थाएं भी प्रचलित है। ऐसी स्थिति में यह कहना अत्यंत कठिन है कि प्रभुसत्ता राजा में निहित है। अतः इस सिद्धांत को वास्तव में अब नहीं माना जाता। कुछ विद्वानों का मानना है कि संप्रभुता का अधिवास जनता में है। सर्वप्रथम रोमन विचारक सिसरो ने कहा कि संप्रभुता जनता में निहित है। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में यूरोप में जन आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा इस समय लॉक एवं रूसो जैसे समझौतावादी विचारकों ने कहा कि शासन जन स्वीकृति पर आधारित होता है और प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। फ्रांस एवं अमेरिकी क्रांति के समर्थकों ने भी इस मत का समर्थन किया था। जेफरसन जैसे अमेरिकी विद्वान ने भी इसे उपयुक्त विचार बतलाया। वर्तमान समय में यह विचार अत्यंत लोकप्रिय है, किंतु व्यवहार में यह सिद्धांत असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि असंगठित जन समुदाय को संप्रभु नहीं माना जा सकता और जनता असंगठित ही होती है। निर्वाचन में भाग लेने वाले लोग संख्या में बहुत कम होते हैं, अतः संपूर्ण जनता की प्रभुसत्ता को निर्वाचक मंडल में निहित कैसे माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का मानना है कि संप्रभुता का अधिवास संविधान सभा में है। जेनिंग्स जैसे विद्वानों का मत है कि प्रभुसत्ता संविधान निर्मात्री सभा में निहित होती है। इस मत के अनुसार देश के सर्वोच्च कानून का निर्माण करने वाली सभा को संप्रभु कहा जाता है। भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश केशव राव का भी यह मत था कि संविधान सभा ही संप्रभु होती है, किंतु प्रभुसत्ता का एक मुख्य लक्षण उसका स्थायित्व है, जबकि लगभग सभी राज्यों में संविधान निर्मात्री सभाएं अपना कार्य करने के उपरांत विघटित हो जाती हैं और स्थायी नहीं रहती। संप्रभुता का अधिवास विधायिका में भी माने जाने संबंधी एक मत प्रचलित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रभुसत्ता का निवास राज्य की व्यवस्थापिका या संसद में होता है। इनका विचार है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो व्यवस्थापिका की इच्छा का ही पालन करती हैं, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि
व्यवस्थापिका ही एकमात्र विधि निर्मात्री निकाय नहीं होती, उसकी शक्तियों पर भी कई सीमाएं होती हैं। व्यवहार में व्यवस्थापिका की शक्तियां लोकमत, निर्वाचन, परंपराएं, धार्मिक नियम आदि अनेक बातों से सीमित होती हैं। कुछ विद्वानों ने संप्रभुता का अधिवास समस्त ऐसी संस्थाओं में माना है जो कि विधि निर्माण का कार्य करती हैं। गैटल का मानना है कि प्रभुसत्ता विधायिकाओं, न्यायालयों, संविधान निर्मात्री सभाओं तथा कार्यपालिका की आज्ञाओं एवं मतदाताओं में निहित होती हैं। ये समस्त संस्थाएं विधि निर्माण में सहयोग करती हैं। अतः प्रभुसत्ता राज्य की विधि निर्माण करने वाली संस्थाओं में निहित मानी जा सकती है, किंतु वर्तमान में यह मत भी प्रचलित नहीं है। अंत में यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है कि संप्रभुता का अधिवास कहाँ है। इसके संबंध में यह मत अब प्रचलित हुआ है कि समाज अथवा राज्य के वास्तविक प्रभु अज्ञात हैं। ग्रे ने लिखा है कि समाज के वास्तविक प्रभुओं की खोज नहीं की जा सकती। व्यवहार में प्रभुसत्ता की स्थिति की खोज करना अव्यावहारिक है। प्रभुसत्ता राज्य का एक तत्व है, सरकार का नहीं। अतएव यह अमूर्त है और इसे खोजने का प्रयास व्यर्थ है। लीकॉक ने ठीक ही कहा है कि प्रभुसत्ता की जितनी खोज की जाए उतनी ही वह दूर भागती दिखाई देती है। प्रभुसत्ता अमूर्त है। प्रभुसत्ता को कभी देखा नहीं जा सकता, उसका प्रयोग होता है, उसका केवल अनुमान लगाया जाता है। प्रभुसत्ता अदृश्य है। समाज के वास्तविक प्रभुओं को कभी नहीं देखा जा सकता और न ही राज्य में कोई यह घोषित कर सकता है कि उसमें संप्रभुता शक्ति निहित है। संप्रभुता के सिद्धांत की जिन विद्वानों ने विवेचना की है उसमें जॉन ऑस्टिन का नाम अग्रणी है। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का प्रसिद्ध विधि शास्त्री था। उसने 1832 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन थॉमस हॉब्स और जर्मी बेंथम के विचारों से प्रभावित था और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना तथा परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने एक संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार यदि एक निश्चित सर्वोच्च मानव जो अन्य किसी सर्वोच्च व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त न हो और जिसकी आज्ञा का पालन एक समाज का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता हो, तो वह सर्वोच्च मानव उस समाज में संप्रभु है तथा उस संप्रभु सहित वह समाज एक राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज होता है। अब बात करते हैं ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताओं की। ऑस्टिन का मानना था कि संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। ऑस्टिन के अनुसार प्रत्येक राजा में या राज्य में एक सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता का होना आवश्यक है। संप्रभुता से ही एक समाज स्वतंत्र तथा राजनीतिक बनकर राज्य का रूप धारण करता है। संप्रभुता ही राज्य का सार है। ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत की दूसरी विशेषता बताई है कि यह निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित होती है। राज्य में कोई न कोई ऐसा निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह होता है जो राज्य की सत्ता का प्रयोग करता है। संप्रभुता का किसी ऐसे स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता जिसका रूप निश्चित अथवा संगठित न हो। दूसरे शब्दों में संप्रभुता ईश्वरीय इच्छा, सामान्य इच्छा, जनमत एवं प्राकृतिक कानून में निवास नहीं करती। यह एक ऐसा निश्चित व्यक्ति या एक निश्चित शक्ति में निहित होती चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभुत्व न हो। संप्रभुता को ऑस्टिन ने निरंकुश एवं असीमित माना है।
ऑस्टिन ने राज्य के संप्रभु को सर्वोच्च कहा है। राज्य सत्ता किसी दूसरे संप्रभु के अधीन नहीं होती, वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करती, परंतु उसकी आज्ञा का पालन सभी लोग करते हैं। ऑस्टिन संप्रभुता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता कानून से उच्च है। ऑस्टिन ने बताया है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। दूसरे शब्दों में, संप्रभुता कानून का एकमात्र स्रोत है। कानून सबके लिए सर्वोच्च है, परंतु संप्रभुता कानून से भी उच्च है, क्योंकि संप्रभुता ही समस्त कानूनों का स्रोत है। अधिकांश लोगों द्वारा आज्ञा पालन की आदत संप्रभुता की विशेषता है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की एक विशेषता यह है कि राज्य में संप्रभु वही होता है जिसकी आज्ञा का पालन समाज के अधिकांश लोग स्थायी अथवा स्वाभाविक रूप से करते हों। जो लोग कानूनों का पालन नहीं करते उन्हें दंड मिलता है। तात्पर्य यह है कि समाज का अधिकांश भाग आदत के रूप में संप्रभु के आदेशों का पालन करे। संप्रभुता को ऑस्टिन ने अविभाज्य माना है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार राज्य में निश्चित तथा सर्वोच्च शक्ति केवल एक होती है। इस सत्ता का विभाजन नहीं हो सकता। संक्षेप में कहें तो संप्रभुता राज्य की आवश्यक, असीमित, स्थायी तथा अविभाज्य शक्ति है, जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित होती है और जिसकी आज्ञा का पालन समाज का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता है। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत भी आलोचना से परे नहीं है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की यह आलोचना की जाती है कि संप्रभुता सदैव निश्चित नहीं होती। ऑस्टिन का मत है कि यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि राज्य में संप्रभुता किसमें निहित है, परंतु सर हेनरी मैन जैसे विचारकों का मानना है कि कई राज्यों में यह ज्ञात करना कठिन होता है कि संप्रभुता निश्चित रूप से कहाँ निवास करती है। उदाहरण के लिए, भारत में यह शक्ति संसद के पास समझी जाती है, परंतु हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। न्यायालय भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सर हेनरी मैन के अनुसार यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि संप्रभुता एक ही समय पर कई व्यक्तियों में निहित होती है जो निश्चित नहीं होती। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की एक अन्य आलोचना यह है कि यह सिद्धांत अमूर्त अधिक है। ऑस्टिन संप्रभुता के कानूनी विचार का समर्थक था, इसलिए उसका सिद्धांत कदापि व्यवहारिक नहीं है। एक राज्य में नैतिक नियम, जनमत आदि होते हैं तथा राज्य सत्ता के वास्तविक प्रयोग में इनका महत्व होता है, परंतु ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का मुख्य दोष संप्रभुता के कानूनी पहलुओं को अधिक महत्व देना तथा उसके व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना करना है। ऑस्टिन लोकप्रिय प्रभुसत्ता की उपेक्षा करता है। उसका सोचना यही है कि लोगों की इच्छा ईश्वर की आवाज़ होती है। गवर्नर के अनुसार ऑस्टिन का सिद्धांत लोकप्रिय संप्रभुता के आज के विचार के बिल्कुल विपरीत है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को यदि स्वीकार किया जाए तो यह जनमत तथा राजनीतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। गार्नर का भी मानना है कि ऑस्टिन जनमत की शक्ति की उपेक्षा करता है। ऑस्टिन विधिक संप्रभुता की बात करता है और उसकी कानूनी संबंधी धारणा गलत है। कानून का स्रोत केवल कानूनी संप्रभु नहीं है। सर हेनरी मैन कानून का मुख्य स्रोत रीति रिवाज को बताते हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह का उदाहरण देते हुए हेनरी मैन ने कहा है कि यद्यपि रणजीत सिंह की शक्ति असीम थी, किंतु वे परंपराओं के अनुसार शासन करते थे। रीति रिवाजों व परंपराओं के पीछे कानूनी संप्रभु की शक्ति नहीं होती, लेकिन उनका पालन कानूनों की तरह होता है। ऑस्टिन की कानून संबंधी धारणा से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति कानूनों का पालन संप्रभु शक्ति के भय से करते हैं, लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता। व्यक्ति कानूनों का पालन उनकी उपयोगिता तथा उन्हें उचित मानने की भावना के कारण भी करते हैं। संप्रभुता निरंकुश नहीं हो सकती है।
और यह मानना कि संप्रभुता निरंकुश है ऑस्टिन के सिद्धांत को गलत सिद्ध करता है। व्यवहार में संप्रभुता की शक्ति कई प्रतिबंधों से सीमित है। इन प्रतिबंधों में प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संवैधानिक नियम सम्मिलित हैं। यदि संप्रभुता को निरंकुश समझा जाए तब यह आलोचना की जाती है कि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। संप्रभुता का विभाजन भी हो सकता है। बहुलवादियों का यह मत रहा है कि संघ राज्यों में संप्रभुता का विभाजन होता है। कई विद्वान सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता विभाजन को भी संप्रभुता का विभाजन के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि ऑस्टिन संप्रभुता को अविभाज्य मानता है। बहुलतावादियों द्वारा भी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की गई है, जिसमें लास्की प्रमुख है। लास्की का विश्वास है कि राज्य अन्य समुदायों की भांति एक साधारण समुदाय है। समाज के विभिन्न समुदाय व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन समुदायों का निर्माण राज्य द्वारा नहीं हुआ, इसलिए संप्रभुता केवल राज्य की शक्ति न होकर सभी समुदायों में विभाजित है। निष्कर्ष के रूप में ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की अनेक पक्षों के आधार पर आलोचना की गई है। इसमें संदेह नहीं है कि व्यवहारिक और व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में अनेक त्रुटियां हैं, परंतु सैद्धांतिक एवं कानूनी दृष्टि से ऑस्टिन के सिद्धांत में त्रुटि नहीं है और इस रूप में संप्रभुता का कोई दूसरा सिद्धांत इससे अधिक आदर्श नहीं हो सकता है। गैटेल ने ठीक ही लिखा है। यद्यपि ऑस्टिन के सिद्धांत के मूल तथ्यों पर कई लेखकों ने आक्रमण किया है, तथापि ये तत्व आधुनिक विधि शास्त्र का आधार बने हुए हैं। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने संप्रभुता के अधिवास तथा जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में जाना। धन्यवाद।